15 जून 2015 अमेरिका में एक डेविड नाम का आदमी जो कि अपनी फेसबुक आईडी खोले हुए था, तभी उसके सामने एक डीडी नाम की महिला की पोस्ट आती है जिसमें लिखा हुआ था दैट बिच इज डेड। ये पोस्ट देखने के बाद वो थोड़ा चौंक तो गया था, लेकिन उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया और वो अपनी आईडी में और आगे जाने लगा। तभी उसे दिखाई दिया कि एक और पोस्ट उसी ने की हुई थी और वो पोस्ट भी बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जिसके बाद उसे ऐसा लगा कि शायद डीडी की किसी ने आईडी हैक कर ली है, इसलिए वो ऐसी पोस्टें उस पर डाल रहा है। जिसके बाद वो अपनी उस फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है जो कि उसके घर के पास ही में रहा करती, और उससे मिले हुए उसे 5 दिन हो गए थे, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलता है और उसके घर की तरफ जाने लगता है। और रास्ते में उसे किम नाम का एक आदमी और मिलता है जो कि डीडी के घर ही जा रहा था। ये दोनों साथ में मिलकर डीडी के घर की तरफ जाते हैं और वहां पर उसके गेट को खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। जिसके बाद उन दोनों को लगा कि वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में चली गई होगी, क्योंकि उसकी बेटी व्हीलचेयर पर थी और उसे दूसरे तीसरे दिन ही हॉस्पिटल में जाना पड़ा करता, इसलिए उन्हें लगा कि वो हॉस्पिटल में गई होगी। और वो जैसे ही अपने घर आने के लिए वहां से वापस घूमते हैं, तभी उनकी नजर डीडी की गाड़ी पर पड़ती है। डीडी की गाड़ी तो वहां पर थी, तो डीडी कहाँ थी? मतलब कि डीडी जब भी बाहर जाया करती वो अपनी गाड़ी में ही जाया करती, लेकिन आज उसकी गाड़ी यहीं पर खड़ी थी। मतलब कि डीडी और उसकी बेटी घर के अंदर ही थी। जिसके बाद उन्हें वहां पर थोड़ा शक सा हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। जिसके बाद वो उस घर के चारों तरफ देखने लगे कि कहीं कोई खिड़की दरवाजा खुला है या नहीं, लेकिन उस घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। जिसके बाद उन्होंने उस गेट को खटखटाना चालू रखा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को भी वहां पर बुला लिया। पुलिस आने के बाद गेट को तोड़ती है। जिसके बाद वो घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद उन्होंने सब जगह देख लिया, लेकिन डीडी और उसकी बेटी कहीं पर भी नहीं थी। जिसके बाद पुलिस ढूंढते ढूंढते डीडी के कमरे तक पहुंची और जब उसका गेट खुला तब पुलिस भी वहां पर चकरा गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर डीडी अपने बेड पर पड़ी हुई थी और वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। जी हाँ, वहां पर डीडी का खून हो गया था। और जब लोगों ने देखा कि डीडी वहां पर मरी पड़ी है, उसके बाद सब लोग वहां पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो एकदम से ध्यान करते हैं कि अगर डीडी यहां पर पड़ी है तो उसकी बेटी जो कि ना तो चल सकती है और ना किसी से बात कर सकती है, वो व्हील चेयर पर ही चलती है, तो वो कहाँ गई? अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि डीडी की बेटी कहाँ गायब हो गई। और इन सब को जानने के लिए हमें इस केस को पूरी तरह से जानना होगा, तो चलिए चलते हैं इस केस पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। Home movies capture the vibrant spirit of a young teenage girl. So where are you going today? 1990 डीडी एक बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली लड़की थी। उसे जो कुछ चाहिए हुआ करता वो उसे हासिल करके माना करती। और ऐसे ही वो घूमते घूमते एक दिन एक बार में पहुंची और वहां पर जाकर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम रोड ब्लांचार्ड था। ये दोनों वहां पर बात करते हैं और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जल्द ही ये शादी कर लेते हैं। शादी तो इन्होंने कर ली थी, लेकिन जो रोड था वो डीडी से काफी छोटा था, क्योंकि डीडी की उम्र उस टाइम पर 24 साल थी और जो रोड था उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। और इनकी शादी होने के 1 साल बाद ही इन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम ये जिप्सी रोज रखते हैं। और उस लड़की के पैदा होते ही जो रोड था वो अपनी पत्नी यानी कि डीडी को छोड़ देता है। उसका कहना था कि वो अब 18 साल का हो गया है। उसे अब पता चला है कि वो उससे प्यार नहीं किया करता, बस उसका एक अट्रैक्शन था, इसलिए उसने बस उससे शादी कर ली। लेकिन डीडी ने उससे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की थी कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन जो रोड था वो मानने वाला नहीं था। उसने डीडी से डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद वो अपनी बच्ची जिप्सी से भी मिलने आया करता और उसके पालन पोषण के लिए उसे खर्चा भी भेजा करता। और जो डीडी थी अब वो अकेली ही रह गई थी, उसे अपनी बेटी को अकेले ही पालना था। और जब डीडी की बेटी जिप्सी 3 महीने की हुई, वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उससे कहती कि इसे सोने में प्रॉब्लम है, इसे रात को नींद नहीं आती। जिसके बाद डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा कि इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डीडी ने कहा कि मुझे पता है, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसके साथ 24 घंटे रहती हूँ, मुझे पता है कि इसको प्रॉब्लम है, ये रात को सो नहीं पाती, इसलिए आप इसकी दवाई लिख दीजिए। और जैसे जैसे जिप्सी बड़ी हो रही थी उसके शरीर को बीमारियों ने पकड़ लिया था। वो हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने जिप्सी को लेकर यानी कि डीडी जिप्सी को लेकर हॉस्पिटल में जाया करती। उसे छोटी मोटी बीमारी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो गई थी, जिसके लिए जिप्सी को डीडी हमेशा ही हॉस्पिटल में ले जाया करती। और जब डीडी अपनी बेटी जिप्सी को हॉस्पिटल में लेकर जाया करती तब आसपास के लोग उसे देखा करते कि वो अपनी बेटी की कितनी मदद कर रही है, वो उसका कितना ख्याल रखती है। वो हर महीने उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है और उसे लेकर आती है, उसको बहुत ज्यादा उसकी केयर करती है।
वैसे जिप्सी अब 7-8 साल की थी, लेकिन उसका ख्याल 2-3 महीने के बच्चों की तरह रखना पड़ा करता और डीडी उसे बहुत ज्यादा दवाइयाँ खिलाया करती, या तो वो प्यार से खा लिया करती या फिर कभी कभी वो उसके साथ जबरदस्ती भी किया करती। वैसे डीडी अपने माता पिता के पास रहा करती और एक दिन जब जिप्सी अपने नाना की बाइक पर खेल रही थी, वो बाइक से गिर गई और उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई। उसके पैर में चोट लगने के बाद जो डीडी थी वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहां पर उसके पैर पे जो चोटें लगी थी उसकी पट्टी वगैरह कर दी थी, लेकिन उस दिन से जिप्सी कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाई। वो व्हील चेयर पर आ गई थी। वो व्हील चेयर पर इसलिए आ गई थी, उसके पैरों पर काफी ज्यादा चोट लगी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी भी थोड़ी सी सरक गई थी, जिसकी वजह से वो अब व्हील चेयर पर ही चला करती। और जब अब जिप्सी व्हील चेयर पर आ गई थी तब डीडी को उसकी और भी ज्यादा केयर करनी थी, इसलिए वो अपनी नौकरी को भी छोड़ देती है और सारा टाइम वो जिप्सी के साथ बिताने लगती है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और जो जिप्सी थी उसका भी स्कूल छुड़वा दिया था ताकि वो स्कूल में न जाए और सारा दिन घर पर ही रहे, ताकि उसकी अच्छे से संभाल हो सके। साथ में जो जिप्सी का पिताजी था यानी कि रोड, वो भी जिप्सी के लिए पैसे भेजा करता और 2-4 एनजीओ भी थे जो जिप्सी की इस हालत को देखकर उनके सपोर्ट में आए और उनको पैसा देना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो जिप्सी थी वो बहुत ही ज्यादा बीमारियों से घिरी हुई थी। उसे अस्थमा था, उसे स्लीप डिसऑर्डर था, उसे देखने सुनने में प्रॉब्लम होती थी और तो और उसका आईक्यू भी बिल्कुल 0 था और उसके सर पर कोई भी बाल नहीं था और उसके दांत भी अभी से टूटना शुरू हो गए थे। लेकिन इतनी ज्यादा बीमारी होने के बाद भी डीडी उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखा करती। वो 24 घंटे उसके साथ खेला करती। वो हमेशा ही उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल रखा करती। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसे अस्थमा था, इसलिए उसके साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर 24 घंटे ही रहा करता और साथ में ही उसे खाना खिलाने के लिए उसके पास एक फीडिंग पाइप भी हुआ करती। और ऐसे ही इन दोनों माँ बेटियों की लाइफ चल रही थी। फिर दिन आता है 28 अगस्त 2005। ये अमेरिका के इतिहास का बहुत ही ज्यादा भयानक दिन था और इसी दिन अमेरिका में इतना ज्यादा भयानक तूफान आया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे और उन्हीं में से एक थी डीडी और उसकी बेटी जिप्सी। इन दोनों का भी घर अब टूट चुका था और ये दोनों भी अब सड़क पर आ गए थे। इतना सब होने के बाद भी डीडी हार नहीं मानती। वो अपनी बेटी को लेकर पहले तो जो वहां पर शेल्टर होम बने थे वहां पर रहने के लिए चली गई, लेकिन उसके 3 महीने बाद ही वो मिसूरी में जाकर रहने लगी। वहां पर जाकर वो एक किराए के घर में रहने लगी और वहीं पर वो अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती। जिस जगह पर डीडी अब अपनी बेटी के साथ रहने लगी थी वहां के आस पड़ोस के लोग देखा करते कि डीडी दूसरे-तीसरे महीने ही अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है, इसलिए वो पूछने भी आ जाया करते कि आपकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है, आप उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर जाती हो। तब डीडी उनको सब कुछ बता दिया करती, जिसके बाद उन लोगों को उसके ऊपर तरस आ जाया करता और वो कुछ पैसे इकट्ठा करके उसे दे दिया करते। और इसके कुछ टाइम बाद ही कुछ एनजीओ सामने आते हैं जिन्होंने मिलकर डीडी और उसकी बेटी के लिए एक वहां पर घर बना दिया, जिस घर के अंदर अब वो दोनों माँ बेटी बहुत ही खुशी खुशी रहा करती। और यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था और इनकी जिंदगी आगे भी अच्छी से चल रही थी। लेकिन फिर वो दिन आता है यानी कि 15 जून 2015, जिस दिन डीडी की लाश उसी के घर के अंदर मिली थी और उनकी बेटी यानी कि जिप्सी वहां से गायब थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिप्सी कहाँ गई। और जब ये खबर बाहर आई तब सारे एनजीओ मिलकर और जो मीडिया वाले थे और जो ऑडियंस थी ये सभी मिलकर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगे कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। लेकिन पुलिस वालों के पास कोई भी लीड नहीं थी, उनके पास कोई भी क्लू नहीं था कि वो कैसे कातिल तक पहुंचे और उसकी जो बेटी थी, मतलब कि डीडी की जो बेटी जिप्सी थी, वो कहाँ है, उसको कैसे ढूंढे। पुलिस ने अपनी पूरी जान लगा दी, वो पूरी जान लगाकर अपनी मेहनत कर रही थी ताकि वो उस कातिल तक पहुंच सके और डीडी की बेटी जिप्सी का भी पता लगा सके कि वो कहां पर है। पुलिस वालों ने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए, लेकिन पुलिस वालों के हाथ अभी भी कुछ नहीं लग रहा था। और जब पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं मिला तब पुलिस वालों ने जो वो पोस्ट उनके सामने फेसबुक पर आई थी उस पोस्ट का आईपी एड्रेस निकाला। तब पुलिस वालों को पता चला कि वो एड्रेस विस्कॉन्सिन का है और वो शहर जहां पर डीडी की डेड बॉडी मिली थी वहां से 1000 किलोमीटर दूर था। तो 1000 किलोमीटर दूर से कोई क्यों डीडी को मारने के लिए वहां पर आएगा और उसकी बच्ची को वहां से अगवा कर ले जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों के सामने यही था, जिसके बाद पुलिस वाले अपनी गाड़ी उठाते हैं और वो सीधे ही विस्कॉन्सिन पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो उस एड्रेस पर जाते हैं और वो घर एक निकोलस नाम के बंदे का था। और पुलिस जब निकोलस के घर पर पहुंच गई, वहां पर जाने के बाद उन्होंने गेट को खटखटाया और जब गेट खुला तब पुलिस वाले चौंक गए थे क्योंकि उनके सामने जिप्सी रोज खड़ी थी। पुलिस वाले इसलिए नहीं चौंके कि जिप्सी रोज वहां पर है, वो इसलिए चौंक गए कि जो जिप्सी रोज बिना ऑक्सीजन के, बिना फीड पाइप के और बिना
व्हीलचेयर के 1-2 कदम भी नहीं चल पाया करती, वो उनके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है। जिसके बाद पुलिस घर के अंदर जाती है और उन दोनों को साथ में बैठा लेती है और उनसे पूछना शुरू करती है कि ये पूरी की पूरी कहानी क्या है। तब पुलिस वालों को पता चलता है कि जो 24 घंटे हॉस्पिटल में रहा करती, जो बिना व्हीलचेयर के 1-2 कदम भी नहीं चल पाया करती और जो लोगों की सिंपैथी लिया करती, यानी कि जिप्सी रोज कभी बीमार थी ही नहीं। जी हाँ, वो शुरू से ही नॉर्मल पैदा हुई थी। वो और बच्चों की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल थी। वो इतनी ज्यादा दवाइयाँ खाती थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और जिप्सी ने वहां पर बताया कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया करती। अगर वो थोड़ा से भी बीमार हो जाया करती तब उसकी माँ उसे हॉस्पिटल में ले जाती और जो उसे बीमारी है भी नहीं उसके बारे में डॉक्टरों को बताती कि इसे ये बीमारी है। और डॉक्टरों के मना करने के बाद भी वो अपनी बेटी को अलग अलग तरह की दवाइयाँ खिलाया करती। और दूसरा, उसके सर पर कोई भी बाल नहीं था। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर वो बीमार नहीं थी तो उसके सर पर बाल क्यों नहीं थे, तो इसका जवाब ये है कि जो डीडी थी यानी कि जिप्सी की माँ, वो अपनी बेटी के बाल हर रोज ट्रिम किया करती। जी हाँ, वो हमेशा उसके बाल को काट दिया करती। उसका कहना था कि आगे जाकर तुम्हें कैंसर हो जाएगी तब भी तुम्हारे बाल काटने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही तुम्हारे बाल काट देती हूँ। डीडी को इतना ज्यादा विश्वास था कि उसकी बेटी को हर एक वो बीमारी होगी जो इस दुनिया में मौजूद है। और जैसे जैसे जिप्सी बड़ी हो रही थी उसका भी मन बाहर खेलने का कर रहा था, उसका भी दोस्त बनाने का मन कर रहा था। वो भी चाहती थी कि वो बाहर जाकर बाहर की दुनिया देखे। और जो डीडी थी वो जिप्सी को ये सब नहीं करने दिया करती। और साथ में ही जो डीडी थी वो पहले नर्स थी, इसलिए उसे पता था कि कौन सी दवाई देने से किस बीमारी के सिम्टम्स उसके अंदर आ सकते हैं। इसलिए वो अपनी बेटी को वही दवाई दिया करती ताकि वो लोगों को बीमार दिखे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो जिप्सी के डॉक्टर थे जो उसे चेक वगैरह किया करते, उन्हें तो पता होगा कि जिप्सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो जिप्सी की माँ यानी कि डीडी थी वो किसी भी डॉक्टर या किसी भी आदमी से जिप्सी को अकेले नहीं मिलने दिया करती। यहाँ तक कि जो जिप्सी का पिताजी था यानी कि रोड, वो भी उससे मिलना चाहा करता, लेकिन डीडी उसे भी उससे नहीं मिलने दिया करती। वो लोगों से ये कहा करती कि जो रोड है यानी कि जिप्सी का पिता, वो उसकी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो उससे कोई भी खर्चा नहीं भेजता। लेकिन जो रोड था वो हर महीने उसे $1200-1300 जिप्सी के इलाज के लिए भेजा करता। और दूसरी तरफ जो जिप्सी थी वो धीरे धीरे अब बड़ी हो रही थी, उसका भी मन कर रहा था कि वो किसी से बात करे, इसलिए वो एक डेटिंग साइट पर अपनी आईडी बना लेती है। और तभी उसकी मुलाकात होती है निकोलस से और ये दोनों आपस में बात करते हैं और बात करते करते ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम जिप्सी के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो निकोलस था वो थोड़ा अजीब सा बंदा था, क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारे क्राइम कर रखे थे और साथ में ही वो मेंटल डिस्टर्ब भी था, यानी कि वो थोड़ा पागल भी था। अब निकोलस जैसा भी था, लेकिन उसे अब जिप्सी से बहुत सच्चे वाला प्यार हो गया था। वो उसके साथ रहना चाहता था, वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, क्योंकि जो जिप्सी की माँ यानी कि डीडी, वो जिप्सी को कहीं भी बाहर नहीं जाने दिया करती। जिप्सी दिखने में ही बच्ची थी, लेकिन उसकी एज 22-23 साल की थी। वो शादी की उम्र की हो गई थी, इसलिए उसने निकोलस से शादी के लिए भी बात कर ली थी। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जो डीडी थी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। जिसके बाद इन दोनों ने प्लान बनाया कि ये दोनों मूवी देखने जाएंगे और साथ में ही जो डीडी थी वो भी वहां पर मौजूद होगी। अब ये दोनों मूवी देखने के लिए पहुंच गए और जो जिप्सी थी वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए जिप्सी वॉशरूम का बहाना लेके बाहर निकल जाती है। और जो निकोलस था वो पहले से ही बाहर मौजूद था, जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं। लेकिन इन दोनों को बाहर बहुत देर हो गई थी, जिसके बाद जो डीडी थी वो बाहर अपनी बेटी को देखने के लिए आती है और उसका सामना होता है निकोलस से। वो निकोलस को देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाती है, वो जिप्सी के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम्हारे टाइप का आदमी नहीं है, तुम इससे प्यार नहीं कर सकती, तुम्हें बहुत ज्यादा बीमारी है, तुम घर चलो, अब तुम्हें घर से बाहर भी नहीं आने दूंगी। तुम्हें अगर कहीं जाना होगा तो बस तुम हॉस्पिटल जाओगी, इसके अलावा तुम कहीं भी नहीं जा सकती। अब इन दोनों का ये वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया था, जिसके बाद इन्होंने एक और प्लान बनाया। और फिर 15 जून 2015 के दिन रात के समय जब डीडी सो गई थी, उस टाइम पर निकोलस उनके घर पर आता है। और जैसे ही निकोलस वहां पर पहुंचा, जिप्सी पहले ही उसका वेट कर रही थी। उन दोनों की पहले ही बात हो चुकी थी कि निकोलस वहां पर आएगा। वहां पर आने के बाद निकोलस को वो घर के अंदर ले लेती है और अंदर आने के बाद जिप्सी ने उससे पहले ही पूछ रखा था कि क्या तुम मेरे लिए मेरी माँ को मार दोगे, क्योंकि अब इन दोनों के पास मिलने का और कोई चारा नहीं था।
क्योंकि डीडी जीते जी तो इसे मिलने नहीं देगी, इसलिए जिप्सी ने कहा कि वो उसकी माँ को मार दे। और निकोलस भी इस चीज के लिए तैयार हो गया कि वो डीडी को मार देगा। और फिर वो सीधा ही डीडी के रूम में जाता है और अपने पास एक खंजर रखा था उसने, वो खंजर निकालता है और डीडी को वहां पर मार देता है। और डीडी को मारने के बाद ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं और घर को अंदर से लॉक कर देते हैं और वहां से ये भाग जाते हैं। डीडी को मारने के बाद तो ये 2 दिन तक तो उसी शहर के किसी होटल में जाकर रुक जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये दोनों विस्कॉन्सिन पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर रहने लगते हैं। अब पुलिस वालों के सामने इन दोनों की बात पूरी की पूरी आ गई थी, जिसके बाद पुलिस वालों को पता चल गया था कि निकोलस ने ही जिप्सी के कहने पर उसकी मां को मार दिया है। इसके बाद इन दोनों को अदालत में ले जाया गया और अदालत में जाने के बाद निकोलस को वहां पर उम्र कैद की सजा दे दी और जो जिप्सी थी उसे अदालत ने 10 साल की सजा दे दी, क्योंकि उसी के कहने पर जो निकोलस था उसने डीडी को मारा था, इसलिए जिप्सी को 10 साल की सजा हुई। और फिर 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। 10 साल के बाद जब जिप्सी जेल से रिहा हुई, उसको लेने के लिए वहां पर रोड और राय एंडरसन आते हैं। रोड तो उसके पिताजी थे और जो एंडरसन था वो और कोई नहीं, जिप्सी का पति था। जी हाँ, इन दोनों ने जेल के अंदर ही शादी कर ली थी। और दूसरी तरफ जो निकोलस था वो अपनी जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा था, लेकिन इसमें निकोलस का क्या कसूर था? उसने जिप्सी के कहने पर ही डीडी को मारा था, उसका डीडी से क्या लेना देना था? और जब जिप्सी से निकोलस के बारे में पूछा गया तब जिप्सी ने कहा कि मैं उस इंसान को देखना भी पसंद नहीं करूंगी जिसने मेरी माँ को मार दिया। हालांकि मैंने उसे कहा था कि मेरी माँ को मार दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में ही उसे मार दो। और जो जिप्सी की माँ थी यानी कि डीडी, वो भी दिमागी रूप से पागल थी, इसलिए वो अपनी बेटी को हमेशा ही बीमार दिखाया करती। और यहाँ पर जो निकोलस ने क्राइम किया उसकी तो उसे सजा मिली है, लेकिन क्या ये सजा ठीक है जो जिप्सी ने उसे दी है? मतलब कि उसे छोड़कर उसने कहा कि मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करूंगी। तो आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।